हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। ठीक है, तो आज है संडे और डेट है 6 अक्टूबर 2024 दोस्तों। यहाँ पर तो इसका हम लोग यहाँ पर आज जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि संडे में उतना ज्यादा करंट अफेयर्स आता नहीं है। वीकली हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। बट मैंने जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कल से लेके और रात के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, ठीक है, बट और ज्यादा सपोर्ट की हमें अभी भी जरूरत है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। और आज की जो पहली न्यूज है हमारे सामने वो है विशाखापत्तनम से दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो विशाखापत्तनम के समुद्र तट में पिल बॉक्स यहां पर देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये पिल बॉक्स क्या होता है, ये आप जो ये देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये है हमारा, ये क्या है, ये पिल बॉक्स इसे कहते हैं। तो ये है क्या, इसे समझेंगे। तो मानसून के कारण विशाखापत्तनम के समुद्र तटों में रेत में दबे हुए द्वितीय विश्व युद्ध, अब दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पिल बॉक्स नजर आ रहे हैं, जिससे शहर के विस्मृत समुद्री इतिहास की झलक हमें मिलती है। तो मानसून के दौरान हमें ये देखने को मिला है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित ये पिल बॉक्स संभावित जो दुश्मन होते थे उनके आक्रमणों से बचाने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, दुश्मनों से बचने के लिए इस पिल बॉक्स को यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो विशाखापत्तनम के तटों की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक रक्षा नेटवर्क का हिस्सा होते थे उस दौरान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। फिर इसी के आगे कि पिल बॉक्स नाम इसकी जो नाम पड़ा है पिल बॉक्स, ऐसे हम इसे पिल बॉक्स कहते क्यों हैं, तो इसकी वजह यह है कि यह 20वीं सदी के आरंभ में गोलियों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन सेंटरों से मिलता जुलता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब यहाँ पर मेडिसिन यहाँ पर स्टोर किया जाता था, इसलिए इसका नाम पिल बॉक्स यहां पर कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पिल बॉक्स को आसपास के वातावरण का हिस्सा जैसे दिखने के लिए बनाया गया था, इसलिए दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल था दोस्तों। अब आप ही इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये ऊपर से क्या है, जैसे लग रहा है कि कोई घास का मैदान है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, स्टोरेज है। ठीक है, दवाई रखने के लिए, मेडिसिन रखने के लिए स्टोरेज बनाई गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर वह सामरिक केंद्र के रूप में भी ये कार्य करते थे, जिससे सैनिकों को समुद्र तट की रक्षा करने में सहायता मिलती थी। तो ये था पिल बॉक्स। अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में यहाँ पर पूछ ले कि पिल बॉक्स क्या होता है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि पिल बॉक्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था, मेडिसिन स्टोर करने के लिए दोस्तों। ठीक है, और ये है कहां पर, विशाखापत्तनम में है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज यहां पर आती है कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 2024 यहां पर सेलिब्रेट किया गया। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस दोस्तों। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अक्टूबर 2024 को यहां पर मनाया गया दोस्तों। ये मैंने कहा ना कि कुछ न्यूज आपके, मतलब जैसे ये आज संडे है तो संडे को न्यूज उतना रहता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कल से रात्र के बीच में जो भी अपडेट आया मैंने उसको लिया है। साथ ही साथ जो 1 से लेकर के 5 तारीख तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो इसे सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो मंत्रालय या मिनिस्ट्री आपको याद में रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय जो वृद्ध जन है, जिसे वो किसके तहत आते हैं, तो वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वो आते हैं। इसे सेलिब्रेट कब करते हैं हम लोग, 1 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पर करते हैं। और थीम क्या थी दोस्तों 2024 की, तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो था एजिंग विथ डिग्निटी दोस्तों। ठीक है, एजिंग विथ डिग्निटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये थीम आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यहां पर देखें तो क्या होता है कि यह दिवस वृद्ध लोगों द्वारा
दिए गए योगदान को मान्यता देने तथा समावेशी शिक्षा एवं आयु अनुकूल समाज की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है सर एंड मैम। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे मनाते क्यों हैं, ताकि जो हमारे वृद्ध जन है, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका क्या योगदान रहा सोसाइटी में, कंट्री में, ठीक है, चाहे जिस क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उसको उजागर करने के लिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन हम लोग यहाँ पर मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और साथ साथ हम बात करें तो ये कब यहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी, तो 14 अक्टूबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित यह दिवस वृद्धा अवस्था पर बेना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना, ये याद रखना, बेना अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना 1982 और वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें आगे, तो संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य आयु दशक जो है 2021 से 2030 तक का, वो अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल पर सतत विकास लक्ष्य जो है, ठीक है, SDG जो हमारा है वो 3 में ये आता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य और देखभाल हम किस आधार पर करते हैं, तो SDG का जो गोल है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो 3 में आता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे इंडिया में भी 1999 में इनके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय नीति भी यहाँ पर तैयार की गई है, जिसे हम लोग क्या जैसे कि NPOP दोस्तों। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें थोड़े से और डाटा की, तो यहाँ पर भारत में 153 मिलियन बुजुर्ग व्यक्ति जो कि 60 प्लस हैं, ठीक है, वो इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, 153 मिलियन, ठीक है, जो कि 60 से ऊपर हैं दोस्तों, 60 या फिर 60 प्लस दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर आती हुई हमें दिख रही है, ठीक है, भारत जैन दोस्तों। तो भारत जैन है क्या, ठीक है, भारत जैन है क्या, तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, अर्थात की जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, ठीक है, उसने भारत जैन नामक एक जनरेटिव AI पहल शुरू की है दोस्तों। क्या की है, जनरेटिव AI पहल शुरू की है, जिसे सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब क्या है, भारत जैन क्या है, एक AI है दोस्तों। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संबोधित करने के लिए भाषा, भाषण तथा कंप्यूटर दृष्टि में आधारभूत मॉडल तैयार करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या इसका वर्क क्या रहेगा कि जो भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक जो विविधता है, साथ ही साथ जो भाषा की विविधता है, उसको संबोधित करने के लिए, यानी कि सारे भाषाओं को, हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, भाषा में भी विविधता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी विविधता है, तो उन्हें सबको समझने के लिए ये भारत जैन यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह भारतीय भाषाओं के लिए विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM परियोजना है दोस्तों। ठीक है, LLM एक ऐसी प्रणाली, AI प्रणाली है जो विशाल मात्रा में पाठ्य डेटा को संसाधित करके यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा हुआ है, संसाधित, ठीक है, यहाँ पर संशोधित है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो डाटा है उनको संशोधित करके मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम हो। मतलब कि ऐसी भाषा को यहाँ पर उसे यहाँ पर बनाई जा सके, उसे सरल से सरल लैंग्वेज में, ठीक है, उन डेटा को, जिससे कि जो आम मानव है वो भी उन्हें समझने में उनको आसानी मिले दोस्तों। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो IIT बॉम्बे यहाँ पर कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तथा इसका सहयोगी कौन कौन सा है, तो IIT और IIM इंदौर जैसे भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको बस इतना जानना है कि भारत जैन क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आज का दोस्तों, सैन्य अभ्यास जो काजिंद है 2024, ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास से आपके वनडे एग्जाम में एक नया क्वेश्चन, और PCS में या फिर RO में एक क्वेश्चन अभ्यास से पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा है काजिंद अभ्यास दोस्तों। तो ये किन किन 2 देशों के बीच में है उसे हम लोग समझेंगे। तो सैन्य अभ्यास जो काजिंद है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। काजिंद जो ये यहाँ पर है दोस्तों, काजिंद, इसी से आप लोग
अब बस अगर आपके एग्जाम में आए काजिंद, तो का से काजिंद और का से ही हमारा क्या होता है कजाकिस्तान। तो कोई और कंट्री आपको नाम लेना ही नहीं है। अगर आए काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये है दोस्तों। ठीक है, और ये 8वां संस्करण है दोस्तों, और ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है, जो कि 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अभ्यास जो प्रबल दोस्ती है वो किन दो देशों के बीच में है, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा क्या है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था इसका दोस्तों। तो ये आपको बस इतना इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको इसमें ध्यान में नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की दोस्तों लास्ट न्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती जी को यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, अर्थात कि इनको दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो मिथुन चक्रवर्ती। बचपन में आप लोगों ने भी बहुत सारी मूवी देखी होंगी। हमने तो वो जो 5 रुपए की सीडी आती थी ना, किराए पर लो ना, तब हम उसको ला करके सबसे ज्यादा जो कैसेट आती थी वो मिथुन की ही आती थी। ठीक है, मिथुन की, हाँ भाई मिथुन की, क्योंकि मिथुन की मूवी होती थी तो मारधाड़ ज्यादा होता था। तो हाल ही में यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा किया है कि वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दोस्तों 2022 का, ठीक है 2024 मत कर दीजिएगा, 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 17वें नहीं दोस्तों 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। और यह दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो ये प्राप्त करेंगे मिथुन चक्रवर्ती जी, वो कितने नंबर पर होंगे, 54 नंबर पर होंगे दोस्तों। अब तक क्या होगा, अब तक 53 लोगों को यहाँ पर दिया जा चुका है, और अब जो दिया जाएगा 54 नंबर पर, वो हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो होता क्या है, तो यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1969 में 1969 में हुई थी, जो भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला देविका रानी को दिया गया था। तो ये दोस्तों आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया, तो एक महिला को दिया गया, जो कि प्रथम महिला भी है वो, तो देविका रानी को यह प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल होता है, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होता है, एक प्रमाण पत्र होता है, एक रेशम का रोल होता है, और साथ ही साथ जो ऐसे आप देखते हैं रोल किया हुआ होता है जो राष्ट्रपति यहाँ पर देते हैं, और एक साल शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, और यह प्रदान कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये अच्छा लगा टॉपिक तो आप बताइएगा कि ये कैसा था दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। तो अब रही बात की दोस्तों ये कोर्स किसको टारगेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैं जब ये लेसन शुरू करता हूं तो बता देते हूं कि इसके जो टारगेट ऑडियंस हैं ये जितने भी वनडे एग्जाम के हैं दोस्तों। ठीक है, वनडे एग्जाम प्लस पीसीएस, आरओ, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, सारी जगह ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मैं आज एक आपको लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ठीक है, और ये जो टॉपिक है मैं ऐसे नहीं कहीं से भी उठाकर बना देता हूं, मैं जानता हूं कि ये यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं करंट अफेयर्स में। वैसे तो करंट अफेयर्स आपको दिन में कम से कम 200 न्यूज आती है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा, तो आप अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।